तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये अपना मास्टर वीडियो रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे मान लो कि पहले आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे भाई, जो भी जनरल साइंस में जो सारे क्वेश्चन पूछे हैं ना सभी पेपरों में टीआरई 2 में वो मिलेंगे। उसके बाद में जो है मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और फिर जो है जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो है ना, जो आपका 40 नंबर वाला पोर्शन है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो बिल्कुल टीआरई 2 के कंप्लीट क्वेश्चंस का ये मास्टर वीडियो रहेगा। तो आप अंत तक पूरा देख लेना इसको, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मैंने समाहित करने की कोशिश की है इसमें। और जिसको भी मान लो कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग ये 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है जीके जीएस के लिए, तो ये जिसको भी चाहिए तो 99 RS पे करेगा। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पहले मैसेज कर दो 6376703831। तो बिल्कुल जो है मास्टर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीटली आप देख लीजिए। 2 बार अगर आप इसको देख के जाते हैं तो जीके जीएस में जो है आसानी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए अपना जीके जीएस का जो पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था भाई, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि आपके टीआरई 2 में हुए हैं उन सबके जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं उनका अपन डिस्कस का ये शायद जो है थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी तो आप चैनल प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार होल के फर्श की परिधि 250 मीटर दे रखी है। यदि 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत आपको 15,000 दी है, तो होल की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो देखिएगा ये जो होल है वो एक घनाभ के आकार का है। अब बात करें कि आयताकार होल के जो फर्श की परिधि है, तो फर्श का जो परिधि है भाई, आयत का जो आपका परिमाप होता है वो अपन जानते हैं कि 2 गुना लंबाई प्लस आपका जो है चौड़ाई होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 250। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपने देखा हो, क्योंकि जैसे मान लो कि आयताकार दीवारें होंगी तो दीवार जो है भाई एक में लंबाई काम आती है और एक में ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई हो गया। तो दो तो दीवारें लंबाई इंटू आपकी जो है ऊंचाई की हो जाएंगी, प्लस जो दो आपकी दीवार आएंगी वो आप क्या जाएंगी आपकी सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएंगी। ये सारा 2 बार कहने का मतलब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, अगर तुम्हें सीधा फॉर्मूला पता है तो। अब देखो यहाँ से जो है 2h अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा L+B। ठीक है, अब देखो 2 × L+B का मान अपना 250 है, तो यहाँ से जो है ये 250 H आ गया अपना क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50,000 इसका खर्चा आया है, तो 250H × 10 बराबर आपका होगा 15,000। ठीक है, और यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल आपका, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 150 बटे आपका 25 आएगा। तो आपका 6 मीटर जो है ना वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं वो पीजीटी लेवल का है, पीजीटी लेवल के जो है पेपर है, तो इसमें इस प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो आपका कथन है वो आपका सत्य नहीं है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। फिर देखो सबसे पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती क्या है, तो प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 इस प्रकार से जो है ये आपका नेचुरल नंबर है। बात करें पूर्ण संख्या होल नंबर जो है वो आपका 0 से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक, अब देखो पूर्ण संख्या 0 से शुरू, जबकि पूर्णांक में तो -1 -2 सारे आते हैं। तो फिर आपका ऑप्शन बी जो है ना वो असत्य हो गया। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर किसको बोलते हैं, पूर्णांक। जो संख्या रेखा पे जैसे मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, इस साइड -1 है, -2 है, ये सारे जो है ना वो पूर्णांक में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, हालांकि इससे पहले जो भी बीपीएससी के जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रखे उनका एक साथ जो है आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप तैयारी बेहतरीन कर पाएंगे। देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अब देखो 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो 3 संख्या इस साइड रही होंगी इसकी, मतलब 19 18 और 17, इस साइड 21 22 और 23। ठीक है, क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 23 आ गई। देखो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लो कि जीके जीएस के अगर आप 1500 क्वेश्चंस जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पे बनाए गए हैं,
उन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अभी इसका प्राइस जो है RS99 है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, इसमें 1500 क्वेश्चन है, अगर आप ये लगा के चले जाते हैं तो जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं, चाहे से आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, हो सकता है आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9, 10, 11, 12, या और भी कोई नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क के साथ बता दिया जाएगा आपको जो भी शुल्क होगा, और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम खुद आपसे जो है संपर्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आओ फिर, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो अपन सोल्व यहाँ से करने वाले हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे अपन आ रहे हैं कि एक इक्वेशन जो है दोस्तों आपके सामने दी हुई है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न मूल वास्तविक कब होंगे। जब b², देखो b² माइनस 4ac 0 से छोटा है ना, तो इसके मूल जो हैं वो आपके कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, जब b² माइनस 4ac, जब आपका b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो इसके जो मूल होंगे वो आपके कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक और अलग अलग होंगे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग भिन्न भिन्न पूछा है इसने। और अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल हमेशा होते हैं वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होते हैं। तो ये कंडीशन आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल पूछे हैं। ठीक है, अब जो मैथ से स्ट्रीम से वो समझते हैं इस चीज़ों को, और ये सारी जो मैथ्स उठाई गई है ना वो एनसीईआरटी की मैथ्स है 10th क्लास की। अगला क्वेश्चन, तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है, मैंने नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। मान लो कि मोहन जो है एक काम को जो है 25 दिनों में कर सकता है। सोहन है वो आपका जो है उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों, अब देखो अपन जो है इन दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहें तो आपका जैसे मान लो कि 100 इसका एलसीएम आ गया, तो इसकी इफिशियंसी 4 आ गई, इसकी इफिशियंसी 5 आ गई। दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करेंगे। अब देखो ये तो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब 5 दिन काम कर रहे हैं तो देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 और 5 9 काम दोनों मिलेंगे, तो 5 दिन 7 करते हैं तो ये 45 काम तो कर चुके। 100 में से 45 कर चुके, तो कितना बचा काम है, अब 55 बचा है शेष कार्य को। सोहन सोहन को कितना समय लगेगा, देखो सोहन की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 55 में 11 का भाग दें, 55 में 5 का भाग देंगे 11 दिन, तो सोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा, अब 11 दिन में कर लेगा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया है भाई। देखो ये 1500 क्वेश्चन अगर आप लगा के चले जाओगे ना, तो आप किसी से भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, कोई भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं पूछा जाने वाला है यहाँ से, है ना। तो जो भी जिसको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर ले, 99 का शुल्क जो है पे आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है उस पर आप ध्यान दीजिए कि x बराबर a² माइनस b² y बराबर 30 तथा a प्लस बी बराबर 15 हो तो x y से छोटा है या y के बराबर है। तो देखिएगा x जो है छोटा है y से यदि a बराबर b हो। ठीक है, अब देखिएगा y जो है वो 30 है, y का मान कितना है 30 है, और a और b दोनों का जोड़ जो है ना, दोनों को अपन प्लस करें तो 15 आ रहा है, दोनों को प्लस करें तो आपका 15 आ रहा है, तो घटाएंगे तो ये तो छोटा आएगा, तो x छोटा होगा। ठीक है, x छोटा होगा और y क्या होगा, बड़ा होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर हैं, मान लो a और b जो हैं वो दोनों बराबर हैं, दोनों का योग 15 है, मान लो 7.5 और 7.5 मान लें, तो यहाँ से तो x 0 आ जाएगा। फिर देखो x बड़ा है, यदि a बड़ा होगा तो a बड़ा हो सकता है, तो आपका जो है x बड़ा हो सकता है, तो एक से अधिक कंडीशन यहाँ लागू होंगी, तो ऑप्शन डी सटीक रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इनके प्रूफ दे सकता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन जो है ना ये एनसीईआरटी से आए हैं। तो जिसको भी एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स चाहिए तो नंबर मैंने दे रखे हैं 6376703831, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें, हम आपसे संपर्क करेंगे और जो भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। देखो यादृच्छा रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष, ठीक है, गैर लीप वर्ष मतलब कि सामान्य वर्ष, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। सामान्य वर्ष की बात हो रही है, 53 रविवार जो है ना वो होने की क्या संभावना है भाई। आपको पता है कि एक जो ईयर होता है उसमें जो है 52 सप्ताह और एक दिन होता है, आपका 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर जो आपका 37, इसमें क्या बोला है कि 53 रविवार होने की क्या संभावना है। तो आपका जो है 53 रविवार जो होने की संभावना जो इसमें आएगी वो आपकी जो प्रायिकता आ रही है वो आ रही है 1/7।
ठीक है, गैर लीप वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मान लो कि 53 रविवार होने की, तो 53 बटे आपका हो जाएगा शायद 365 से, एक बार निकालना आप जो है। इससे आ रहा है कि एक बार, या फिर जो है इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, ये आंसर एक बार चेक कर लेना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 की घात ये दे रखी है, 49 की घात ये एक्स का मान पूछा है। देखो 7 की घात 12+6 है, 12x+6 बराबर 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और ये दो इन दोनों से गुणा होगी तो 3x+12। तो देखो आधार समान होने पर घातें समान होंगी, तो या तो 12x+6 बचा, या 7 का स्क्वायर बना लिया अपन ने 49 को, तो अब ये दो दोनों से गुणा होगा तो देखो 3 दूनी 6x, और 2 12 से गुणा होगा तो 24 हो गया। ये यहाँ तक समझ आ गया। 6x को इस साइड लेके आ जाओ, तो 12x - 6x, तो 6x बचेगा, प्लस का 6 उस साइड जाएगा तो 24 -6 हो जाएगा, तो यहाँ से 18 आ जाएगा ना, और x बराबर 18/6 कितना आ गया 3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अब आ जाओ जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ के क्वेश्चन हो गए, अब आओ साइंस के क्वेश्चन। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो आप 39 है उसको देखो, मायोपिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता। अभी समझाता हूँ देखो डिटेल से, एक सेकंड पानी पीता हूँ मैं। देखिएगा कि मायोपिया किसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, दो प्रकार की बीमारी होती है आपकी। फर्स्ट आपकी है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी तो ये होती है, और एक है आपकी दूरदृष्टि दोष। कौन सी होगी, दूरदृष्टि दोष। निकट को बोलते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया कहा जाता है, और इसको कहते हैं दोस्तों हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया जो है निकट में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है और दूर की दिखाई नहीं देती, दूर की नहीं दिखती, इसमें दूर की उल्टा है नाम से, मतलब मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो देखिए जिसमें वस्तु कौन सी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, तो दूर की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, नाम से उल्टे, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, और जब दूर दृष्टि होगा तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगे ना, उल्टा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है कि आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। भाई आनुवांशिकता जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकी को रिप्रेजेंट करेगी, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रिया कर लेता है, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब जैसे सक्रियता श्रेणी पढ़ रखी है साइंस में, तो ये क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु होती है, उससे अधिक क्रियाशील है। तो टिन जो है वो जेड की तुलना में अधिक क्रियाशील है, या फिर जिंक ज़्यादा तुलना में टिन की तुलना में जो है अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। भाई जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो अपन क्रिया जल्दी कर लेगी, तो आपको जो है इसको उपयोग किया जाता है, किसको, टिन की परत चढ़ी होती है, न कि आपके जिंक की परत चढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ये 40 क्वेश्चन है ना, यहाँ से आप पेपर का एनालिसिस करोगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिर मैंने तो आपको मैंने बता दिया है कि आप क्या करेंगे, कि आपको जैसे मान लो कि नोट्स, अब क्योंकि अगर तुम्हारे पास जैसे TRE 3 और 4 लगातार मौका है ना, तो ये GK GS के 40 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर लो, मैं संपर्क करूँगा आपसे 6376703831, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे ना, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो हमारी टीम जो है आपसे संपर्क करेगी और नोट्स मिल जाएंगे GK GS के। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ, आप थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को मतलब कि क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपन अपचयन। देखो ऑक्सीकरण होता है मतलब O2 जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन होता है हाइड्रोजन जुड़ना, क्या जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ना, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है इस प्रक्रिया में, तो ये अपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो किससे निर्धारित की जाती है, बताइएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत पढ़ा होगा आपने। तो इसको अपन बोलते हैं आपका जो है पॉइंट पर इंच, तो बिंदु पर इंच हिंदी में। अगर इसको इंग्लिश वर्जन से आप जैसे मान लो कि भाई हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से आप देखोगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर देते। ऑप्शन सी जो है वो सटीक हो जाएगा। ये हिंदी के ऐसे ही शब्द दिए हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज किया जाए, प्रहार पर प्रति इंच, शब्द प्रति इंच, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ट्रेकोमा जो आपका रोग है वो किससे संबंधित आता है दोस्तों, तो आंखों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उपयोग करेगा,
तो तीरंदाजी नहीं करेगी। अंतरिक्ष जो में रॉकेट जो जाता है भाई, न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है वो प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर आपका प्रतिक्रिया बल लगता है। जितना फोर्स आगे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स जो है आपका पीछे की तरफ भी लगने वाला है। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? भाई कौन से कण अपन जोड़ सकते हैं एक नाभिक में? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्योंकि क्या है, अक्रियाशील है। ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब कि इसको ऐसे मान लो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ये। ठीक है, आवेशहीन है, आवेश नहीं होता है इस पे ना, हालांकि नाभिक में रहता है। ठीक है, अगला भाई नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं आपके। अब आ जाओ जीके के क्वेश्चन आएंगे कुछ, है ना। अब देखो जीके में करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में भाई ट्विटर को चेंज किया था इन्होंने। इनके प्रतिष्ठित ब्रांड के निर्माता कौन है? जैसे ट्विटर का जो चिन्ह आता है ना वो ऐसा आता है, तो इसके निर्माता कौन है ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो 47 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 47, इसका सटीक आंसर रहेगा दोस्तों मार्टिन ग्रासर। ठीक है, ऑप्शन बी करंट का क्वेश्चन था ये। अगला, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म आई थी आपकी जो है ओपेनहाइमर। कौन सी फिल्म आई थी? ओपेनहाइमर आई थी। तो किसकी थी ये? कौन थे निर्देशक इसके? तो क्रिस्टोफर नोलेन। ऑप्शन ए सटीक आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखो कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम जो है वापस ले लिया कि भाई इसमें तो जो है खर्चा ज़्यादा आने वाला है, तो उन्होंने जो है नाम अपना वापस ले लिया, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लो आप कितने आते हैं ना, आपको खुद को जो है यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना करंट अफेयर पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों का गठबंधन इंडिया शब्द जो था इसका पूर्ण रूप क्या था? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक रहेगा इसका। तो करंट अफेयर भी 6-7 क्वेश्चन पूछता है ना। ये देखो चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका है वो है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर में चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा था? बताओ क्या संदेश भेजा गया था? वेलकम बडी। क्या भेजा गया था? वेलकम बडी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ आप। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको जो है जीके जीएस के 40 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ चाहिए जिसमें 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाते हो तो आराम से जो है पेपर में एक अच्छा स्कोर आप करके आओगे। तो इसके लिए जो है आप 6376703831 पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। RS99 में ये पीडीएफ जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। जो सीरियस स्टूडेंट है ये 1500 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से लगा के जाओगे तो जो है आसानी से आपको लगभग 40 क्वेश्चन का स्कोर कर पाओगे यहाँ से। सब कुछ फ्री यहाँ पे, बाकी करंट अफेयर ये सब कुछ पीडीएफ साथ में फ्री मिलेंगी। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें। अगला क्वेश्चन जो है 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम कौन था? जियान डेमिंग, नाम सुना होगा इनका। ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में किसे चुना गया है? 53 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लियो वडारकर। देखो जीके के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रखे हैं करंट से संबंधित। देखो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है। अफ्रीकी जो संघ था उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका अजाली असोमनी, याद रखना है, करंट का क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन आओ फिर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारत की निम्नलिखित जो भौतिक जो फिजियोग्राफिक इकाइयाँ हैं उनको उनका आरोही क्रम कौन सा है? मतलब बढ़ता हुआ जो क्रम है भाई, सबसे कम कौन सा है, फिर कौन सा ज़्यादा है, फिर केंद्रीय उच्चावच भाग ज़्यादा है, या मान मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तटीय मैदान का ज़्यादा है, या उत्तरी पर्वत का ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा वाला सबसे लास्ट में आएगा, पहले शुरू में सबसे कम आएगा। ठीक है, आरोही का मतलब ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम आएगा। तो 55 का जो है भाई सबसे, जैसे मान लो कि बात करें सबसे अधिक तो कौन सा आपका उत्तरी पर्वत है, तो फोर्थ नंबर तो लास्ट में आने वाला है, फोर्थ तो लास्ट में आने वाला है। फिर आपका मान मैदान आएगा सबसे ज़्यादा में, तो 2 नंबर आएगा, तो ए ऑप्शन सटीक रहेगा इसका, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन, ये देखो निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, अब जो है आपको जो है उत्तर से दक्षिण आना है, नॉर्थ टू आपको जो है साउथ आना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है भाई, सबसे जैसे सबसे उत्तर में इनमें से कौन सी है? तो कराकोरम है भाई, कराकोरम फर्स्ट पे आनी चाहिए, तो 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद में बात करें आपका जो है
कराकोरम। इसके बाद में जो आपका सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा लद्दाख, तो 1 नंबर आ जाएगा भाई, ये फर्स्ट पे आएगी, फिर ये आएगी, ठीक है। तो आपका जो है फिर आपका जास्कर पर्वत श्रेणी आएगी, फिर आएगी पीर पंजाल। तो 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की मानसूनी सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और 57 का जो आपका सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन नहीं है? बताओ देखिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, या एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है पूर्वी घाट को, ठीक है। 59, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित रहता है? मतलब सबसे ज्यादा जो है ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, कौन से तट पे आते हैं? मालाबार पे, कोरोमंडल, कोंकण तट पे, कौन से पे सबसे ज्यादा आते हैं? तो सबसे ज्यादा जो आपको चक्रवात जो देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे मान लो कि इनमें से जो है सबसे ज्यादा किस पे देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे कोरोमंडल तट में। और आपको पता ना, देखिए कोरोमंडल जो आपका तट है वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? गली कटाव। क्या कहा जाता है इसको? गली कटाव। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है उस पर अपन चलेंगे अब। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर नहीं, कोरोमंडल तट पे। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, भारी बरसात होती है यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फलों में सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, इंग्लिश से करते, इंग्लिश वर्ड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बागवानी इसको कहा जाता है। 62 का सी आंसर। वैसे इसको इंग्लिश में जो है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, क्योंकि ये आपने ब्रांच याद कर रखी होगी ना, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में जो है नेतृत्व प्रदान किया, किसने किया था? बताओ देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर तो कुंवर सिंह का। तो शायद देखो ये आपका जो टीचर भर्ती है लगभग कुंवर सिंह से क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे हर शिफ्ट में पूछा गया है भैया ना, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 64 पे आ जाओ आप। बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था वो प्रभावी कब हुआ था? बताओ। 16 अक्टूबर को हुआ था, डेट याद रखनी है। ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ था, याद रखना। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 आपका है कि अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो वही फूट डालो राज करो, तो बांटो और राज करो की नीति। ऑप्शन सी के कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ फिर। देखो, निम्नलिखित में से किस स्थिति को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 67 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारतीयों का नारा दिया, विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? बताओ देखें कौन थे। 69 का जो आपका सटीक आंसर है, बताओ देखें, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने जो है गुलामी का चार्टर बताया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। जीके जीएस की जो आपकी 1500 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, और इस पीडीएफ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस पैटर्न के आधार पे सेट किया गया है। तो ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो 6376703831 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके RS99 में जो है आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे जो है 99 आप जैसे ही पे करेंगे तो आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। बाकी रेगुलर जो है अपनी क्लास होती रहेगी, तो क्लास से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं या आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बीपीएससी जो आपकी टीआरई 3.0 है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जैसे मान लो कि टीआरई 2.0 जो आपका हुआ
उसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस अपन जो है इस सेशन में करेंगे। इससे पहले मैंने मैथ के जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो सारे 2 वीडियो में करवा दिए हैं आपको। अब अपन साइंस के करेंगे। इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है अपन जीके जीएस जो है ना, जीके जो भी पूछा गया है वो सारा मैं करवा दूंगा जो टीआरई 2.0 में पूछा गया है, ताकि आप क्वेश्चन देख सको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं। मायोपिया होता क्या है? देखो मायोपिया जो है इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। याद रखना क्या बोला जाता है हिंदी में, हिंदी में। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि का दोष है। उसमें निकट की वस्तुएं तो नाम से उल्टा है, ध्यान रखना। निकट की वस्तुएं जो है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जबकि दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। दूर की जो वस्तुएं हैं वो आप जो है नहीं देख सकते। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, कौन सी नहीं देख पाता? तो दूर की वस्तुएं ही नहीं देख पाता। ऑप्शन ए जो है वो सटीक हो गया। और अब जैसे मान लो कि किसी को ये मायोपिया हो गया तो वो निवारण कौन से लेंस से करेगा? तो इसके लिए जो है इसके निवारण के लिए दोस्तों अवतल जो लेंस होता है वो काम में लिया जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। एक और पूछ लिया जाता है आपसे कि हाइपर मायोपिया क्या होता है ना, तो ये बोलते हैं दूरदृष्टि दोष को। और फिर इसमें जो है ना आपका उत्तल दर्पण काम में आता है, उत्तल लेंस, ये याद रखना आप। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिन डिब्बों में, और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ना वो 11th-12th वाले जो बेसिक जीके जीएस का पैटर्न है उसमें पूछा गया है और पीआरटी में पूछा गया, मतलब ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। भाई जैसे मान लो कि खाना आपका पैक कर रहे हैं तो उसमें जो है दोस्तों उसमें क्या करेंगे, ऊपर जो है ना आपकी टिन की परत होती है। टिन बोले तो एसएन इसका प्रतीक चिन्ह होता है। तो इस पे जिंक जो आपका जेडएन है इसकी परत क्यों नहीं चढ़ाई जाती? देखो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि भाई इस पे जो कम क्रियाशील धातु होगी भाई क्रिया नहीं करेगी, वरना तो भोजन के साथ क्रिया कर लेगी। तो यहाँ जो क्रिया नहीं करेगी, कम क्रियाशील जो धातु होगी उसकी परत चढ़ाएंगे। वही कम क्रियाशील जो मेटल होगी उसी की परत चढ़ाई जाएगी। तो देखो टिन जिंक की तुलना में अधिक है, अधिक अगर अधिक क्रियाशील होगी तो अपन क्यों चढ़ाएंगे? जिंक टिन की तुलना में मतलब कि अधिक प्रतिक्रियाशील है। भाई जो आपका जिंक है वो टिन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, इसी के कारण से तो आपका जो है जिंक की परत चढ़ा रहे हैं अपन, टिन की परत चढ़ाएंगे, जिंक की नहीं चढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। कहने का मतलब जो कम क्रियाशील धातु होगी ना उसकी परत चढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों बीपीएससी जो आपका टीआरई 3.0 है उसके संपूर्ण नोट्स के लिए जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6376703831 पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? भाई इनमें से जो है कौन सा आपका एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है तुम्हें जो कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? अब देखो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या। तो न्यूटन की गति का जो आपका थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि प्रत्येक जो क्रिया है उसके बराबर में जो है प्रतिक्रिया बल लगता है। भाई क्रिया के बराबर जो है प्रतिक्रिया बल लगता है। तो जैसे मान लो तीरंदाजी नहीं होगा, अंतरिक्ष रॉकेट देखो, तो मान लो रॉकेट है आपका। अब रॉकेट को आप जैसे मान लो कि जैसे आप शुरू करते हैं तो ये आगे की आगे की ओर जितना फोर्स लगाएगा तो ये पीछे की ओर यहाँ से है ना, पीछे की ओर यहाँ से उतना ही ईंधन जलता हुआ महसूस होगा। अर्थात जैसे मान लो कि अपन रॉकेट को यहाँ से जला रहे हैं तो ये आगे जितना गति करेगा ना पीछे की ओर उतना ही बल लगाएगा। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है प्रतिक्रिया बल लगता है। ये है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? देखो बात करें प्रिज्म की तो इस प्रकार का एक त्रिभुज की शेप का आपका एक प्रिज्म होता है कांच का। इसमें से आप क्या करोगे, जब भी श्वेत प्रकाश को गुजारोगे, जब भी आपका श्वेत प्रकाश इसमें से गुजरेगा तो ये जाके जो है वो 7 रंग इसके बन जाते हैं। दोस्तों कितने रंग बनते हैं आपके इसके? तो सर 7 बन जाते हैं। अब 7 कौन कौन से बनते हैं वो जरूरी है देखना आपका। ठीक है, तो इनका क्रम याद रखने के लिए एक शब्द जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, VIVGYOR। आर का मतलब हो गया रेड, ठीक है, ऑरेंज हो गया इसका मतलब, ठीक है, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वोयलेट हो गया बैंगनी। ठीक है, अब देखो बैंगनी जो है वो सबसे
कम अपवर्तित होगा, सबसे कम क्या होगा, अपवर्तित होगा, सॉरी बैंगनी सबसे अधिक अपवर्तित होगा, भाई इसका विचलन सबसे अधिक होगा, और रेड जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी। अब रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो बैंगनी की सबसे कम, बैंगनी का विचलन सबसे अधिक है तो रेड का विचलन सबसे कम होता है ना। तो क्या पूछा है, सबसे अधिक जो अपवर्तित प्रकाश है वो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भाई बीपीएससी टीआरई 3.0 के संपूर्ण नोट्स किसी को चाहिए तो वो जो है आपको नंबर दिख रहा होगा 6376703831, इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, निर्धारित शुल्क के साथ में जो है आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, भाई जो है आपका चालक का जो प्रतिरोध होता है, भाई जैसे मान लो कि किसी वायर में जो है आपका करंट फ्लो हो रही है, तो अगर उसमें विरोध हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। अब चालक का प्रतिरोध जो है दोस्तों वो ध्यान रखना, एक तो लंबाई के समानुपाती होता है और बीच की जो दूरी है उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी जो आपकी दूरी के मतलब कि लंबाई के समानुपाती होता है, जो तार की लंबाई है और तार का क्षेत्रफल है ना उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो किसके समानुपाती होता है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो गया है, ठीक है। याद रखना आपको, चालक का प्रतिरोध जो है जो आपकी तार की लंबाई है, तार की जो लंबाई है इसके समानुपाती होता है ना, क्या होता है इसके समानुपाती होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कर दे, बाकी जैसे इसके अलग अलग पार्ट आएंगे जिसमें जो भी आपके जीके जीएस वाला जो पार्ट रहा है, चाहे से वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या 11 12 हो, जो 40 नंबर वाला पार्ट है जिसमें कि 8 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस के आते हैं, ठीक है। तो टीआरई 2.0 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनका अपन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, भाई माचिस की डिब्बी में जो है, जैसे मान लो माचिस की कोई डिब्बी है आपके पास, ठीक है भाई, इस प्रकार की जो है माचिस की आपके पास कोई डिब्बी है, तो इसके सतह पे जो ये यहाँ पे जो आपका होता है, यहाँ पे लगा होता है फास्फोरस, आपने नाम भी सुना होगा, क्या होता है, फास्फोरस आपका होता है, ठीक है, ज्वलनशील होता है ये। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। देखो प्रकाश का अपवर्तन हो, सॉरी प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जैसे मान लो ये कोई सतह है, इस पर आपका प्रकाश की किरण आती है और टकराएगी और वापस चली जाएगी इसी माध्यम में, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन, ये भी 90 के कोण पे होता है अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये 30 है ना, तो इसका परावर्तन कोण भी बराबर होता है, ये भी कितने का होगा, 30 का होगा, याद रखना। जो किरण आ रही है इसका नाम होता है आपतित किरण, क्या नाम होता है, आपतित किरण। और ये जो मध्य में 90 डिग्री के कोण पर है इसको अपन बोलते हैं अभिलंब, और जो किरण जा रही है इसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब पूछा क्या है, देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति, भाई जो आपकी आहार नाल जो होती है उसमें संकुचन हो या फिर जो है विस्तार हो तो उसमें आपकी गति होती है कर्मानुकुंचन। कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन जो है ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये अपना जो है पार्ट 1 था जिसमें अपन ने टीआरई 2.0 में जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो बाकी रह गए क्वेश्चन हैं उनका मैं डिस्कस करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल टीआरई 3.0 की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि हम जो है हर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आपको जो है इस टीचर भर्ती की तैयारी करवाते हैं, तो आप जो है सभी लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अपना जो टीआरई 2.0 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के उसका जो है अपना ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें जो है अपन जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 2.0 में वो सारे जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिएगा विश्व जो आपका ब्रेल लिपि दिवस है दोस्तों वो आपका जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें D2O का प्रयोग क्यों होता है? भाई जो भी आपके नाभिकीय रिएक्टर हैं उनमें D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? ईंधन के रूप में, या ड्यूटेरोनो के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मंदक के रूप में याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगति का अध्ययन है उसको अपन क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगति का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका कहलाता है अनुवांशिकी। भाई जो लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उनको अपन जो है जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? भाई एक वर्णी जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, जब भी आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इसका, ठीक है। उसकी आवृत्ति जो है वो कभी भी नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इनमें से कौन सा है जिसमें जो है आपकी मैक्सिमम एनर्जी होती है? आपको ये बताना है। नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो इनमें जो सबसे जो अधिकतम ऊर्जा होती है ना वो आपकी होती है लाल प्रकाश में। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मानव कान का जो है स्वर्णप्राश क्या है? भाई जो मानव का जो कान होता है उसके सुनने की क्षमता जो है वो आपकी क्या होती है? आपको ये बताना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो देखिएगा, मानव कान का जो स्वर्णप्राश है वो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आपको याद रखना है भाई, इतनी जो आवृत्ति की जो ध्वनि है वो मानव सुन सकता है, ये आपको याद रखना है। भाई इतनी ध्वनि जो है वो जो मानव है वो आपका याद रख सकता है, तो मतलब कि सुन सकता है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? भाई जो आपका पेंसिल लेड है वो बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है आपका ग्रेफाइट। भाई आपको पता है कि जो पेंसिल बनाने में है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है, ठीक है। पेंसिल बनाने में आपका क्या क्या उपयोग होता है? तो आपका ग्रेफाइट जो है ना वो उपयोग किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, और इससे पहले भी जो है ना साइंस के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए। जैसे मान लो कि आर नाल की जो दीवारें हैं उसमें संकुचन और विस्तार की जो गति है उसको अपन कौन सी गति बोलते हैं? तो कर्मानुकुंचन गति है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। इसके अलावा बात करें तो प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो कितने डिग्री के कोण पर जो है वो वापस होगी? तो ये आपका जो है वापस 30 डिग्री पे ही होगी। इसके अलावा बात करें तो अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने जो है करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किया है। इसके आगामी जो सेशन है उसमें मैं आपको जो है जो भी आपकी बातें हैं वो अगले सेशन में करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई जो आपकी 3.0 भर्ती है उसके लिए टीआरई 2 में जो भी आपके जैसे जीके जीएस के क्वेश्चन हो, वो हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन हो या साइंस के हो, सारे अपन जो है इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है ये अपना जो है इसमें अपन जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है किस वर्ष अलग से जो है आपके पाकिस्तान की मांग की थी? आपको ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया जो आपका मुस्लिम लीग था उसने किस वर्ष पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 23 मार्च 1940, या 8 अगस्त 1940। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सटीक आंसर जो रहने वाला है वो है 23 मार्च 1940।
23 मार्च 1940 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने जो है अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, TRA 2.0 में सारे जो क्वेश्चन है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, सारे पेपरों में जो भी जीके जीएस का अपना जो पार्ट रहता है 40 क्वेश्चन वाला, वो सारे क्वेश्चन अपन जो है इससे सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस का जो नारा है वो किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है जो कि TRA 2.0 में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो प्रसिद्ध नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? राजा राम मोहन राय, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद, या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है तो डी टिक कीजिए, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए इंडिया फॉर जो इंडियंस है ये प्रसिद्ध नारा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इन्होंने जो है एक नारा और दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट है वो किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, BR अम्बेडकर, या आपके जो हैं उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है। तो देखिएगा भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट का जो नारा है वो आपका दिया था BR अम्बेडकर के द्वारा ये नारा दिया गया था। ज्योतिबा फुले जो हैं भाई, इस क्वेश्चन का जो है वो सटीक आंसर सी रहेगा। और ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना वो आपके किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि TRA 2.0 में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ हो सकता है, वो PRT का हो गया, 6 to 8 का हुआ, 9 10th का हुआ, या 11 12th का किसी का भी, तो जो भी GK GS के पोर्शन में जो आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए ना, चाहे वो मैथ के हो साइंस के हो, वो सारे अपन इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो कि TRA 2.0 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मद्रास महाजन जो सभा है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, आपको ये बताना है। तो मद्रास जो महाजन सभा है इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी आपकी 1881, याद रखना है 1881। ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना आपको पता है कि भाई 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो प्रथम जो आपका अधिवेशन है वो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। याद रखना आपको कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि आर्य समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने जो है आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कब की गई थी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बी सटीक रहेगा। कमेंट बॉक्स में जो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? बाबू कुंवर सिंह का नाम जो है आपने काफ़ी सुना होगा। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो कौन से स्थान से संबंधित हैं? आरा, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है। तो बाबू कुंवर सिंह जो है भाई आपको पता है कि भाई बिहार से जो है क्रांति का सूत्रपात इन्होंने किया था। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सटीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? बताइए, अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, या कृष्ण सिन्हा, किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है इसका जो सटीक आंसर है वो रहेगा श्री कृष्ण सिन्हा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। भाई TRE 2.0 में देखो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं ना वो सारे मैं आपको करवा दूंगा यहाँ से। इससे आपको एक जो है आइडिया प्राप्त होगा जो नए बच्चे हैं उनको कि भाई पेपर आखिर जो है किस प्रकार का डिजाइन किया जाता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि NCERT और आपकी जो
SCERT की बुक्स हैं उनके आधार पे जो है आप अध्ययन करें। और हालांकि हमने बता भी दिया है कि बिहार भर्ती के जो है संपूर्ण नोट्स के लिए जो है आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6376703831, जहाँ पे आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं वो निर्धारित शुल्क के साथ में प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसको भी अगर मान लो कि नोट्स की नीड है, बुक नहीं पढ़ सकता वो, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जो है उसमें किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? भैंसालोटन, खेराटोला, थगरान या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो हो जाएगा आपका भैंसालोटन। क्या हो जाएगा? भैंसालोटन। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? भाई गंगा नदी का जो आपका मैदान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या एक से अधिक प्रकार की मिट्टी है? तो आपको पता है कि जो नदियां हैं उसमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। ठीक है, एक आपकी होती है खादर, एक होती है बांगर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भाई 22 अप्रैल को तो जो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि आपका 22 मई को जो है 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना है। ऑप्शन बी सटीक हो गया है। तो दोस्तों ये जो आपकी TRE 2.0 में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनका डिस्कस अपन कर रहे हैं। आगामी रणनीति के साथ अपन और भी आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा जिन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो कितनी दूरी तय की थी? 87.58 मीटर है या 87.85 मीटर है या 88.38 मीटर? आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए आपका आंसर जो है सही होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों TRE 2.0 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो चाहे से किसी भी सब्जेक्ट से पूछे गए हो, उन सभी की अपनी सीरीज चल रही है। इसके बाद जो है आगामी अन्य क्लासेज भी जो आपकी TRE 3.0 है उसके लिए जो है विशेष रूप से आप लोगों की डिजाइन आपके लिए जो है डिजाइन की जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और BPSC TRE 3.0 भर्ती के जो संपूर्ण नोट्स हैं उनके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 6376703831। इस पे जो है निर्धारित शुल्क के साथ आपको कंप्लीट जो आपके नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम जो है आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, TRE 2.0 में जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपना ये सेशन रहेगा। और इसका जो आगामी सेशन होगा उसमें अपन जो है कंप्लीट के सॉल्यूशन अपन कर चुके होंगे। तो ये दो वीडियो रहेंगे जिनमें अपन मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा, एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर पूछा है। सबसे पहले एक सही 3/16 को अपन लिखेंगे, तो 16 का 16 और 3 19/16 लिखेंगे। और जब इसके व्युत्क्रम की बात आएगी, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कहीं ना कहीं 16/19 होगा। तो इन दोनों का अंतर निकालना है। देखो, तो 19/16 माइनस 16/19 आपको करना पड़ेगा। अब जब जो है अपन इन दोनों का आपका एलसीएम लेंगे, तो 16 × 19 जो है आपका इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए, यहाँ से जब 16 का भाग इसमें देंगे तो आपका जो है 19 × 19 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 361 आने वाला है। माइनस 19 का भाग 19 में देंगे तो 16 का जो वर्ग है वो 256 हो गया। इस प्रकार से आएगा। अब देखो, जब आप यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे ना, तो आपका जो आने वाला है, यहाँ से देख लीजिएगा आगे, भाई ऊपर तो जो है जब अपन इसमें से बाकी निकालेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 501 बटे आपका बचेगा 304। कौन से ऑप्शन में आपका ये? तो सर ऑप्शन जो सी में दे रखा है तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो सी ऑप्शन जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि a/b⁻x-1 है बराबर है b/a⁻x-3, तो x का मान निकालना है। देखो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है a/b⁻x-1 बराबर b/a⁻x-3। सही बात है। अब देखो क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के प्रति आपकी,
भाई अगर आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे ना टीआरई 2.0 के, तो मैथ्स क्वेश्चन की दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अब देखो ए बटे बी की घात तो दे रखी है एक्स माइनस एक। अब इसको ए बटे बी में बनाऊंगा तो इसके चिन्ह माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अब आधार समान होने पे घातें बराबर होगी भाई, या माइनस से गुणा हो जाएगा ये, तो माइनस एक्स और इसके लग जाएगा प्लस, है ना। अब देखो एक्स माइनस एक बराबर हो गया किसके, माइनस एक्स प्लस 3 के। सही बात है। अब यहाँ से आप आगे देखना, तो x और ये माइनस का एक्स इस साइड आएगा तो प्लस एक्स बराबर 3 पहले से है, एक इस साइड गया 4 हो गया, तो 2x बराबर हो गया आपका 4, x बराबर हो गया 4/2। तो यहाँ से 2 जो है ना आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ध्यान देना, एक फल विक्रेता था जिसके पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूलतः उसके पास थे कितने सेब थे टोटल। देखो वो 40% सेब बेचता है तो कितने बचे, 60% बचे। अभी 60% किसके बराबर है, 420 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। सही बात भाई, 60% आपका 420 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हुआ, 7 के बराबर हुआ। कुल अपन ने 100 माने हैं, तो 100 गुना 7 कितने हो गए, 700 सेब हो गए। देख लो इतना इजी क्वेश्चन पूछा आपका टीआरई 2.0 में। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके पीआरटी के पेपर में, 6 to 8 के पेपर में, 9 to 10 और 11 12 के जो सारे पेपर हुए हैं उनमें जो भी आपका जैसे मान लो कि 40 क्वेश्चन का जो है जीके जीएस रहता है भाई, उसमें जो है आपके 8 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। ठीक है, जो कि टीआरई 3.0 में भी आने वाले हैं। तो इन मैथ के क्वेश्चंस का मुश्किल से देखो 2 से 3 वीडियो आएंगे जिनमें जो है आप सारे जो आपके टीआरई 2.0 के क्वेश्चंस है ना वो सारे आप यहाँ से कवर कर जाओगे, सारे आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है। मान लेते हैं अपन कोई भिन्न है a बटे बी, ठीक है, उसका 1/27 से जो अनुपात है वही 3/11 का 5/9 से, अर्थात 3/11 का किससे है, 5/9 से। तो अपन जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होता है। ठीक है, जब भी समानुपात में संख्याएं हो ऐसे, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो, ऐसा होना, तो इन दोनों को गुणा a गुणा d बराबर होता है किसके, b गुणा c के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो a बटे बी इंटू 5/9 बराबर आपका आने वाला है 1/27 इंटू 3/11। सही बात है। अब जब देखो कि अपन जो है इस वाले को इस साइड लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये इससे काट लो, 3 एकम 3, 3 नाम 27। ठीक है, तो 11×9 99 आ गया, तो a बटे बी बराबर 1/99, तो ये रह गया, इंटू ये इस साइड आएगा ना, ये वाला इस साइड आएगा, तो 9 ऊपर 5 नीचे, 9 एकम 9, ये 11 बार कटेगा। जब इसको आप सोल्व करोगे a बटे बी बराबर, तो 1/11 × 5 हो जाएगा आपका 55। तो वो भिन्न आपकी कितनी आ गई, 1/55 आ गई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे बीपीएससी टीआर 3.0 की संपूर्ण नोट्स आपको चाहिए ना इस भर्ती के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 6376703831। निर्धारित शुल्क के साथ जो है ना दोस्तों आपके सारे नोट्स जो हैं वो आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक घन का आयतन दिया हुआ है जिसका विकर्ण ये दे रखा है। अब घन का विकर्ण अपन को फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। भाई घन का जो विकर्ण है वो क्या होता है दोस्तों, तो घन का विकर्ण दे रखा है 4√3। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो √3 इंटू भुजा होता है आपका घन का विकर्ण। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4√3। √3 से यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, जो भुजा है वो आ गई इसकी 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है क्या, घन का जो आयतन है इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका भुजा क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। कौन से ऑप्शन में है 64, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन जो आपका बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं टीआरई 2.0 के, ध्यान रखना टीआरई जो आपका 2.0 है उसके अपन कंप्लीटली, जैसे मान लो कि पहले मैथ्स के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद साइंस के कौन से क्वेश्चन, ताकि 8 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना सभी से, जैसे पीआरटी में 16 है, या 6 to 8 9 10 और 11 12 में जो 8 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना,
इनका कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो है वो आप लोगों तक निकल के आएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मूल है, आपको बताना है कि समीकरण जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, इसका मूल क्या होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये किसके बराबर दे रखा है भाई, 0 के बराबर आपका दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया प्लस का 4, सही है। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 2, क्या हो गया प्लस माइनस 2। अब देखना इस क्वेश्चन में भाई x का मान 2 भी है और x का मान माइनस 2 भी, अपन सीधा क्या करते हैं कि यार इसका रूट लेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो बच्चे जल्दबाजी में ए टिक करते हैं, जब भी इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, दो ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नई जो सीरीज आपकी चली है ना, मैं तुम्हें फिर अवगत करवा देता हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा टीआरई 2.0 में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे मान लो मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद अपन साइंस के क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद जो है जीके जीएस पे आएंगे, उसके बाद जो है बिहार स्पेशल पे आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन अलग अलग है ना, तो मैं टीआरई 2.0 की कंप्लीट में करवा दूंगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है ना, इस लेवल से आपको अगली वैकेंसी की तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से पूछा गया, हालांकि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से है। तो सबसे पहले अपन देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है अगर आप इनका पॉइंट उठाएंगे ना, देखो यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है या 3 अंकों के बाद है, 2 का तो हिसाब इससे हो गया, 1 का हिसाब इससे, अर्थात पॉइंट तो हटा दो सारों। पॉइंट तो लगभग सबके हट गए, क्यों हट गए, क्योंकि भाई देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद, 3 अंकों के बाद टोटल, इसमें भी है। अब जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 7 एकम 7, 7 का जो टेबल है वो 6 बार ही भर जाएगा। फिर आप जो है आप 34 का जब 34 को 34 से आप 6 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 204। तो 6 × 6 आया, रूट में आपका आएगा 6 × 6, जब ये बाहर निकलेगा तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है, देखो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और दोस्तों फिर तो मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टीआरई 3.0 है ना, उसमें सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि टीआरई 1.0 और 2.0 में कैसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तुम्हें जो मैं बार बार कहीं ना कहीं आपको समझाता हूँ कि एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आप टारगेट करना चाहिए, से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। हालांकि बीपीएससी जैसे मान लो टीआरई 3.0 के संपूर्ण नोट्स किसी को चाहिए, हालांकि नोट्स पेड है, तो आप निर्धारित शुल्क के साथ इस नंबर पे आपको शुल्क बता दिया जाएगा। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें जिनको भी चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्लीटली नोट्स मिलते हैं आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि y का x% 100 है, यदि y का x% दिया हुआ है 100 और z का y% जो है वो दिया हुआ है 200, तो x और z के बीच संबंध निकालना है। देखो सबसे फर्स्ट जो लाइन है कि y का x%, y का मतलब गुना x, जब भी प्रतिशत को उठाएंगे बटे में 100 लगाएंगे बराबर 100, सही बात है। अब देखो यहाँ से, तो भाई जब आप वाई एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा 100 × 100, सही बात है, दोनों गुना होगी। अब देखो इसको, तो जेड का y% तो जेड गुना वाई बटे 100 बराबर 200, सही बात है। तो जेड वाई बराबर आपका हो जाएगा कितना, 200 × 100 हो गया। क्या पूछा आपसे कि आपका जो है एक्स और जेड के बीच संबंध, जैसे मान लो कि यहाँ एक्स है यहाँ वाई, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, यहाँ जेड और वाई, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको एक्स ही बनाना चाहूँ तो इसको जो है मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है अगर मैं यहाँ से जैसे मान लो कि अपन इन दोनों को बराबर रखते हैं, ठीक है ना, अपन इन दोनों को क्या करते हैं, अगर बराबर करते हैं तो आपका जो है यहाँ से लगभग अपन को इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके अपन इसमें पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये जो आपकी जो एक्स की वैल्यू है, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो जेड की आधी है, ठीक है। या जेड बराबर आपका 2x होना चाहिए, जेड बराबर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पद है भाई सिंगल, जैसे मान लो x² + 2x, तो इसमें 2 पद हो गए, जब भी प्लस माइनस का साइन बीच में आ जाएगा ना, भाई एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो 2 पद हो गए। अब देखो इसमें एक और एक ये डबल पद हो गया, 1 2 3, इसमें 3 पद हो गए, इसमें केवल सिंगल पद है, एक ही पद है, एक पद ही पूछा है, तो ये एक पद ये व्यंजक है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। ये कैसा व्यंजक है आपका, एक पदी व्यंजक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, और ये शायद 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले की प्रायिकता होती क्या है सर, प्रायिकता बोलते हैं दोस्तों संभावना, इसको बोलते हैं संभावना को, जो है ना वो आपका कहा जाता है प्रायिकता। अब जैसे मान लो कोई भी घटना अगर तुम्हारी घटित हो रही है, कोई भी घटना
अगर घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, वो कभी भी जो है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती, ये आपको याद रखना, ठीक। तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस थे। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि TRE 2.0 के संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण जो आपके क्वेश्चंस हैं, संपूर्ण क्वेश्चंस जो भी आपके पूछे गए हैं वो सारे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको करवाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है कर यहाँ से करवाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे मान लो आगे का जो भी कोई सेशन होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 1 था। अब देखो BPSC TRE 3.0 के संपूर्ण नोट्स मान लो किसी को चाहिए, तो आप लोग जो है ये नंबर दिख रहा है 6376703831, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। NCERT और SCERT पर आधारित जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे निर्धारित शुल्क के साथ में, और इनके द्वारा आप TRE 3.0 की जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो मैसेज कर दे इस व्हाट्सएप पे। बाकी इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, उसका आप जो है इंतजार करें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जब भी इसका पार्ट 2 डिक्लेयर किया जाएगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, BPSC TRE 2.0 जो आपका है, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपना ये जो है पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 में जो है मैथ्स के क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं, इसमें लगभग जो है अपन इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 14 है और उनके वर्ग के बीच का अंतर 448 है। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर किन किन का 14 आ रहा है। देखो, यहाँ से अंतर 14 अपन को निकल के आ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या तुम्हारा अंतर 14 निकल के आ रहा है क्या? आप खुद देखिए, यहाँ से जो आपका अंतर है वो कितना निकल रहा है, आप देखिए। तो यहाँ से तो आपका 14 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 14 आ रहा है। तो मतलब तीनों में लागू है। अब देखो, 25 का वर्ग होता है 625 और 11 का होता है 121, तो इनका अंतर 448 तो नहीं आ रहा। यूनिट डिजिट से देखो, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, नहीं आ रहा। 23 का जो आपका वर्ग है, मान लो आपका जो 23 का जो वर्ग है वो कितना होता है, तो आप 23 को जो है 23 से गुणा करेंगे, तो आपका जो है भाई 23 का वर्ग आपको निकालना है, तो आपके जो है 46 और जो आपके 9 है वो आपके हो जाएंगे कितना, 529 हो जाएगा। उसमें से 9 का वर्ग होता है 81, इसको बाकी निकालेंगे तो आपका जो है बिल्कुल जो संख्या पूछ रहा है जो अंतर है वो आपका आ जाएगा। अर्थात इस जोड़े से मान रखेंगे ना, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी रहने वाला है। अर्थात 23 का वर्ग निकालो 529 आएगा, 9 का वर्ग निकाल लो 81 आएगा। भाई 23 का स्क्वायर आप निकालना, माइनस 9 का स्क्वायर करना, तो आपका 448 आ जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी। अब क्या है कि जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी, मान लो जिन बच्चों ने आज तक मैथ नहीं पढ़ी, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि दूरी सूत्र याद कर लेंगे। क्या करेंगे, दूरी सूत्र जो है ना आप लोग याद करोगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही बात है। अब देखो यहाँ से भाई, इसको तो मान लो x1, इसको मान लो y1, ठीक है। जिन्होंने अब एडवांस नहीं पढ़ी तो वो ये फॉर्मूला याद कर ले, भाई एडवांस मैथ आपने नहीं पढ़ रखी। तो देखो, x2 2 हो गया, 2 माइनस माइनस 4, तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस पास में आ गई, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का 5, माइनस फिर ये आपका 7 का होल स्क्वायर। सही बात है। अब देखो यहाँ से 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 5 12, माइनस के 12, माइनस 12 का स्क्वायर आएगा 144। तो 144 और 136 को एड ऑन करेंगे, ए रूट 180, किसी में से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन जो ई है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के बाद दूरी सूत्र याद रखना। अब जिन्होंने मान लो कि एडवांस मैथ पढ़ रखी है उनको तो पता है, बाकी बच्चा कहाँ से कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30, कोस 60 साइन 30, इनका मान आपको पता होगा तो ही ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। मान लो कि जिसने जो है, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रखी है तो आप लोग जो है भाई साइन 60 की वैल्यू जानते होंगे। भाई साइन 60 की वैल्यू सर कोस 30 के बराबर होती है, और ये होती है आपकी √3/2। भाई दोनों की साइन 60 की भी, कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। और कोस 60 का जो मान है वो साइन 30 के बराबर होता है, कितना होता है सर, 1/2 होता है। अब ये त्रिकोणमिति की टेबल तुम्हें आएगी एडवांस मैथ तब समझ में आएगी, है ना। तो देखो, इसमें मान रखना था, साइन 60 की जगह मान रखूंगा √3/2 गुणा कोस 30 का मान भी √3/2 माइनस माइनस है, कोस 60 का मान 1/2 गुणा साइन 30 का मान 1/2। √3 को √3 से गुणा करेंगे पूरा 3 बन गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 3/4 माइनस ये आ जाएगा आपका 1/2, 1/4 सॉरी 1/4। अब 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा आपका। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि बताइए।
देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया गया है, कितना है सर? 4√3 हमें दिया गया है। अब आपको क्या फॉर्मूला पता है? तो बिल्कुल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये आज तक हम पढ़ते आए हैं। ये आपको 4√3 दे रखा है, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 4 इस साइड जाएगा तो भुजा स्क्वायर बराबर आपका 4 × 4 होगा, अर्थात 4 भुजा स्क्वायर को जो है मैं 4 × 4 को 4 का स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, भुजा कितनी आ गई आप लोगों की? 4 सेंटीमीटर आ गई। अब भुजा आई है 4, पूछी क्या है? परिधि पूछी। अब जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये भुजा 4 है समबाहु में, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, 4 4 8 और 4 12, भाई 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, यदि 5 की घात x + 3 बराबर 25 की घात 3x - 4 हो तो x का मान आपको बताना है। 5 की घात x + 3 बराबर 25 की घात 3x - 4, ठीक है। तो देखो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, भाई ये तो चलो 5 की घात x + 3 है, इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या रे? और इसकी घात कितनी है? 3x - 4, ऐसा लिखा जा सकता है 25 को 5 का स्क्वायर। अब देखो भाई 5 का स्क्वायर जो 25 तो होता है 5 × 5, सही है। अब क्या होगा कि 5 की घात x + 3 है बराबर, अब यहाँ क्या होगा कि दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है, दोनों से गुणा होगा, 2 तिया 6x - 2 चौके 8। अब क्या होगा सर आगे? आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, x + 3 बराबर होगा 6x - 8 के, ठीक है। यहाँ से x वालों को एक तरफ ले लो और बाकी को एक तरफ, तो 5x बराबर आपका आ जाएगा 11, x बराबर आ जाएगा 11/5। सर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। और तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों में, जो आपका TRE 2.0 है, TRE 2.0 है ना, उसके संपूर्ण जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो MCQs हैं, उसमें चाहे से मैं बात कर लूँ मैथ्स की, बात कर लूँ साइंस की, ठीक है, तो सारे MCQs जो है ना वो मैं आपको जो भी TRE 2.0 पे पूछे गए वो सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। 2 पार्टों में वीडियो रहेगा, क्योंकि एक पार्ट में क्या है कि सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं आप लोगों के, इस कारण से जो है 2 पार्टों में सारा कुछ सीन रहेगा। तो आप लोग जो है इसको यहाँ से करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। एक कॉलेज है जिसमें जो है लड़के और लड़कियों की संख्या, भाई जो है लड़के अनुपात जो लड़कियां हैं उनका अनुपात दे रखा है 8:5, सही बात है। यदि लड़कियां 160 हैं, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी है रे? तो सर लड़कियां हैं कितनी? 160 हैं। कितनी हैं लड़कियां? 160 है, ठीक है। तो लड़कियां जब 160 है आपकी, तो लड़कियां अपनी कितनी थी? यहाँ से 5 थी, तो 5 160 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा? तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 32 के बराबर। एक अनुपात कितने के बराबर है रे? 32 के बराबर है। एक अनुपात जो है ना वो आपका किसके बराबर है? तो 32 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 1:32 के बराबर है। अब यहाँ से देखना आप क्या पूछा है, छात्रों की संख्या, तो छात्र टोटल कितने? 8 5 13 हो गए, तो 13 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका देखो 13 दूनी 26, 6 आएगा, 2 बचेगा, 13 3 39 और 2 आपका हो जाएगा 41, 416। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन जो है ना वो तुम्हारा सटीक आंसर रहेगा। सी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा जो है सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सटीक आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक संस्था में महिला व पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। एक संस्था है जिसमें आपकी महिला अनुपात जो आपका पुरुष दे रखा है वो आपका दे रखा है 5:7, ठीक है। अब जो है यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से 50 कम है, भाई जो है महिलाएं जो हैं, भाई यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। ये कितने के बराबर है? 50 के बराबर, साफ साफ बोला है। यदि महिला कर्मचारियों की जो संख्या है वो पुरुष कर्मचारियों से 50 कम है, तो यहाँ से 50 का अंतर आ गया, तो एक कितने के बराबर हुआ तुम्हारा? 25 के बराबर हुआ। एक कितने के बराबर हुआ? 25 के बराबर हुआ, सही बात है। तो महिला और पुरुष कर्मचारी, अब देखो तो इसमें महिला तो कितनी हो जाएंगी? 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, और पुरुष कितने हो गई? 25 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका जो है कितना आने वाला है? 25 अंत 175। तो 125 और 175 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सारे क्वेश्चन जो है ना भाई जो आपके TRE 2.0 में
जीके जीएस का जो 40 नंबर वाला पैटर्न रहता है ना भाई, 40 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है जिसमें 8 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, तो सबके निचोड़ में लेकर के आया हूँ। पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका मैं लेकर के आया हूँ, है ना। तो आप लोग जो है यहाँ से इसको कवर करें। अगला क्वेश्चन है, समीकरण कोई दिया हुआ है, उसके दो वास्तविक मूल कब होंगे। देखो कोई भी समीकरण जो होता है, ध्यान देना इसको कंडीशन को, जब मान लो कोई आपका समीकरण हो ऐसे x² + bx + c, मैथ बहुत अच्छे लेवल की पूछी है ना, ये बराबर जीरो होना, तो तीन कंडीशन बनती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो से छोटा है तो मूल होंगे काल्पनिक। कैसे होंगे दोस्तों, काल्पनिक होंगे। अगर ये जीरो से बड़ा है तो मूल होंगे वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक, याद रखना है। तो ऑप्शन बी सटीक हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से बड़ी संख्या बतानी है भाई। 7 आपकी जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है तुम्हें 20, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब देखो औसत 20 है ना, तो तीन संख्या इस साइड होंगी, तीन इस साइड होंगी, 19, 18, 17, सही बात है, 21, 22 और 23 होगी 7 संख्याएं भाई। एवरेज बीच में आता है, देखो ट्रिक देखना इस क्वेश्चन की, एवरेज बीच में आता है। सबसे बड़ी कौन सी हो गई भाई, 23 हो गई, ये लो ऑप्शन सी के साथ आप चले गए। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें। और बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती के संपूर्ण नोट्स जो है वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, 6376703831। इस पे आप लोग जो है मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ताकि आप जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जो पैटर्न के नोट्स है वो तुम्हें निर्धारित शुल्क में मिल जाएंगे, ताकि आप टीआरई 3.0 की तैयारी बेहतर तरीके से कर सको। तो इनके नोट्स के लिए आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इसका अगला जो पार्ट 3 है वो बहुत जल्द आपको मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगामी जो सेशन है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज से अपनी ये जो सीरीज जो है स्टार्ट अपन ने की है, आपके लिए 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे और जीके जीएस के भी रहेंगे, उन सभी का जो है डिस्कस अपन करेंगे। सारे जो पेपर आपके हुए हैं, जो भी आपके टीआरई 2.0 में जो सारे पेपर हुए हैं, उनके सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन के साथ में जो है अपना डिस्कस रहेगा। बिल्कुल लगातार एक क्लास रहेगी, तो आप हर क्लास जो है ज्वाइन आपको करनी है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बताना है। भाई एक सही 3/16 है, इसको अपन जो है साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो 16 को एक बार गुणा किया 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19/16 होगा। ये कितना होगा, 19/16। और इसका व्युत्क्रम कौन सा हो जाएगा, तो 16/19 होगा। अब जो है इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो आप जो है जब एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम है वो आपका आएगा 304। एलसीएम कितना आ जाएगा, 304। और 19 को 19 से गुणा करेंगे 361, और माइनस जो है आप यहाँ से करेंगे तो 16 का जो आपका वर्ग है भाई, 16 का आपका जो वर्ग है वो आपका कितना आ जाएगा भाई, जो आपका 16 का जो वर्ग आप यहाँ से निकालेंगे तो 16 को 16 से जो है मल्टीपल करेंगे तो आपका जो है 296 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 105/304 आपका आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, यदि a/b² x-1 है और b/a² x-3 है, तो x का मान बताना था इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो भाई a/b² x-1 दे रखा है, बराबर दे रखा है। अभी देखो इसको उल्टा करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे, इसको b/a को मैं a/b बना सकता हूँ, तो ये पूरा है ना, पूरा ये माइनस से गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब 3 पहले प्लस में आ जाएगा, x हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखो आधार दोनों का समान है तो घात बराबर होंगी। x-1 इक्वल होगा 3 - x के। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 4 आएगा और x बराबर आ जाएगा आपका 2। x बराबर कितना आएगा, यहाँ से 2 आने वाला है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि आपको बताना है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है। भाई उसने जो है 40% जो सेब थे आपके वो बेच दिए, उसके पास अभी भी 420 सेब है। भाई जब 100 में से उसने 40% बेच दिए तो 60% जो है उसके पास शेष रह गई। अब ये 60% किसके बराबर है, आपका 420 के बराबर है, तो 1% जो आपका होगा वो 7 के बराबर आएगा। अब कुल अपना 100% था, तो कुल सेब कितने हो जाएंगे आपके पास, 700। कहने का मतलब उसके पास कुल सेब कितने थे, 700 सेब हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 34 पे अपन चलते हैं। जो भी 40 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस पेपर में, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिएगा, एक भिन्न जिसका अनुपात 1/27 से वही अनुपात है, कहने का मतलब कोई भी अपन भिन्न मान लेते हैं x/y। अब इसका जो अनुपात है 1/27 के साथ में वही अनुपात जो आपका दे रखा है किसके साथ, 3/11 का 5/9 से है। 3/11 का जो है वो किससे है, 5/9 से है। अब आपने जब भी अनुपात पढ़ा होगा तो जो बाह्य पदों का जो गुणनफल है, मतलब बाहर के पदों को अपन गुणा करें और अंदर वाले पदों को गुणा करें, वो बराबर होता है। तो x/y इंटू 5/9 आप करोगे तो ये अंदर वाले पदों के गुणा के बराबर होता है, 1/27 इंटू 3/11। अब आपको जो है इसको सोल्व करना है भाई। आप इसको यहाँ से जो है काट भी सकते हैं सीधा। ये आपका जो है भाई नौ के टेबल से जो है ये 3 टाइम्स कट जाएगा, और जब 5 को आप इस साइड भेजेंगे तो ये बटे में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/55। ये आपका कितना हो जाएगा, 3/55 हो जाएगा। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 1/55। कितना आ जाएगा, 1/55। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज की दर से 10%, भाई कोई साधारण ब्याज की दर है, वो आपकी 10% की दर से बढ़कर के 12.5% हो गई। भाई 100 से जो है, 100 से आपकी कितनी हो गई, 112.5 हो गई, ठीक है। और वार्षिक आय 1250 तक बढ़ जाती है। वार्षिक आय जो है वो 1250 तक बढ़ जाती है। तो इसमें आपको जो बताना है, इसमें आप लोगों को बताना है कि मूलधन क्या था, मूलधन आपको निकालना है। देखिए, आप इसका जो है आंसर आप खुद कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, इसका आंसर जो है आप कमेंट करेंगे कि क्या आंसर जो है सटीक रहेगा। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी है, आप सोल्व करना। 50,000 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि। भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। और एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि जैसे मान लो एक वर्ग है, इसकी भुजा को जो है, मान लो कि सपोज दैट इसकी जो भुजा है उसको अपन ए मान लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, भाई वृत्त का परिमाप जो है 4a होगा, तो ये 4a के बराबर होगी। अब देखो, 2 से कैंसिल होगा, 2 बार कटेगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 2a होगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। तो r/a बराबर आ गया कितना, 7/11। कितना आ गया, 7/11 आ गया। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो अब आपका जो है भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई πr² तो 22/7 इंटू 7 होगा, जबकि आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो 11 अपन कर लेंगे, ठीक है। तो 7 से 7 आपका कैंसिल हुआ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और ये आ गया 11। तो 14:11 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घन का आयतन दे रखा है जिसका विकर्ण, घन का आयतन पूछा है और विकर्ण दे रखा है। देखो, घन के जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, भाई घन का जो आपका विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4√3। घन का जो विकर्ण है इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा बराबर 4√3 दे रखा है। √3 से √3 कैंसिल, और भुजा कितनी आ गई, 4। अब आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 4 का क्यूब अपन निकालेंगे तो आपका आएगा 64। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको बस डेली जो है प्रत्येक क्लास अच्छे से देखनी है। और हालांकि जैसे मान लो कि इन 40 क्वेश्चंस के लिए जो है ना, जैसे आप किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो 6 to 8 की, 9 10th की, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ, 6376703831। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके RS99 में 1500 क्वेश्चंस की विशेष डिजाइन PDF जो है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पे सेट की हुई 1500 क्वेश्चन है। जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर ले, है ना। 99 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, x³ + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक कौन सा है। भाई इनके जो गुणनखंड है उनमें से जो है आपका एक कौन सा है, ये जो है आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है। तो देखो, x³ + 1 है और x - 1 है, ठीक है। तो
तो अब देखो कि यहाँ से अपन क्या रख सकते हैं, x का मान जो है, जब आप जैसे मान लो x-1 को अपन लेते हैं तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 इस समीकरण में रखना पड़ेगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ से तो आपका आंसर क्या आना है, 1 का क्यूब प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, आंसर 0 आना चाहिए जिसको रखने से। इससे भी आपका जो है नहीं आएगा। देखो इससे x² - 1 से, भाई देखो इससे देखना x² बराबर 1 आया, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आया, तो -1 रखेंगे तो मान आपका 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक गुणनखंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन, x² - 4 का मूल। अब देखो इस क्वेश्चन को है ना मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि x² बराबर हो गया 4, अब x बराबर सीधा लिख देते हैं 2। ध्यान रखना जब भी अपन रूट लेंगे, भाई x का मान √4 आएगा, √4 का मान होता है +-2, तो इसका 2 प्लस का भी आंसर होगा और माइनस का 2 भी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन, तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक रहने वाला है इस क्वेश्चन का, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इसका ना। अगला क्वेश्चन, यदि 3x + y = 5 है, x - y = 3 है, भाई 3x + y = तो 5 दे रखा है और x - y = दे रखा है 3। दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो y से y कैंसिल, 3x और x हो गया 4x, 4x बराबर हो गया 8, तो x बराबर तो आ गया 2। अब ज़्यादा सोल्व कर, अब देखो x का मान 2 आ गया, इसमें रख दो x का मान 2। तो जब आप x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से जो है y का जो मान है, y का जो मान है वो आपका आएगा कितना, y का मान जो है यहाँ से 1 आने वाला है। y का मान आपका कितना आ जाएगा, वापस से सोल्व कर लीजिए एक बार। x बराबर 2 जो है इसमें रख लो आप, तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, तो y बराबर आ जाएगा -1। अब -1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, माइनस जो 1 है वो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो x का मान 2 है, y का मान -1 है, ऑप्शन ए में ही आ रहा है। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। आपको बताना है कि इनमें से जो है एक कौन सा जो आपका है एक जो प्राकृत संख्या है उसका वर्ग नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि भाई किस संख्या के वर्ग में जो है, किस संख्या के वर्ग में जैसे मान लो कि लास्ट में 1 आ सकता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या हो 1 आएगा, 5 भी आ सकता है, कि 7 किसी के वर्ग में आएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी सटीक हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 1.5x बराबर 0.04y है, तो इसका मान आपको निकालना है। देखो यहाँ से x/y आप जब करोगे, यहाँ से जब आप जो है x/y का मान निकालोगे तो आपका जो है 0.04/1.5 आपका आने वाला है। अब जो है जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/150। कितना हो जाएगा, 4/150 हो जाएगा। तो x की जगह जो है आप 4 रख लो और y की जगह आप 150 रख के आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन, अब मैथ के क्वेश्चन क्या है, टाइम लगेगा तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 43 कि जैसे मान लो ये है, आप देखो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 का काम यहाँ से हो गया भाई इसके, तो पॉइंट तो सबका हट गया। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 7 से काटेंगे इसको, ये 6 टाइम कटेगा, और 34 से 204 को काटेंगे 6 टाइम कटेगा, रूट में आ जाएगा 6 × 6, और जब इसका करेक्ट आंसर निकालोगे तो आपका 6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा फिर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, यदि y का x% 100 है, तो y का x% तो y × x/100 बराबर 100 है आपका, और z का y% 200 है, तो z × y/100 बराबर कितना आएगा, 200 आएगा आपका, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो x और z के बीच में क्या संबंध होगा, भाई जो है x और z के बीच में आपका क्या संबंध रहने वाला है। तो देखिएगा कि यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, भाई आप देखिए कि जैसे यहाँ से जो है y × x/100 बराबर 100 आ गया, तो जब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो z है वो x का लगभग 2 गुना सा आ रहा है, z है वो x का कितना गुना आ रहा है, 2 गुना सा आ रहा है, तो z 2x के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, जैसे मान लो कि ये कोई आपका जो है सपोज दैट ये कोई समबाहु त्रिभुज है, या फिर जो है इस प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ये 10 है, ठीक है। अब ऊंचाई जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये x होगी, ठीक है, और इसको अपन जैसे मान लो ये आपकी 2x होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये पूरी भुजा 2x है, तो ये इसकी आधी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 2x हो गई। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पहले x का मान जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से जो है पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से जो है कि 2x का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर होगा किसके,
एक्स स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के, क्यों? क्योंकि कर्ण स्क्वायर जो है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100 यहाँ से आने वाला है। तो यहाँ से जो है 3x स्क्वायर बराबर आपका जो है 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 100/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/√3। कितनी आएगी? x का मान आ गया 10/√3। अब भुजा कितनी है अपनी? 2x है। भुजा कितनी है? 2x है। तो भुजा जो है आपका जो है 20/√3 हो जाएगा। अब ये भुजा आ गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 20/√3 इंटू 20/√3। √3 से √3 आपका कैंसिल होगा, 4 से ये 5 बार कटेगा, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100/√3 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। वैसे डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो है आपको सारा सोल्व करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? आपको बताना है कौन सा इसमें सिंगल पद है। देखो जब भी इन दोनों में प्लस का चिन्ह आ गया तो ये दो पद है इसमें। इसमें तो कितने हैं? दो। इसमें देखो 1 2 3, 3 पद है। ये केवल सिंगल पद है, तो ये एक पद का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो है आपके साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, और बीच बीच में मैं भी आपसे जो है एक दो क्वेश्चन पुटअप करता रहूँगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपकी भी तैयारी जो है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, धातु के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का, कोलतार का। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 लिख के आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में देना है। अगला मैं बता देता हूँ, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाश होता है वो होता है आपका बैंगनी। मैंने तरीका समझाया हुआ है कि प्रिज्म से इस प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त होता है, VIBG YOR। ये क्रम याद रखना है, VIBG YOR, ठीक है। तो इसमें जो है वोयलेट जो होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी सटीक हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक संघटक क्या है? तो फास्फोरस होता है। माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर क्या होता है? आपका फास्फोरस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई सारे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे यहाँ से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है, 51 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो C2H5OH है, और ये जो काम आता है ना एथिल एल्कोहल या एथेनॉल इसको बोलते हैं, तो ये शराब बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है? शराब बनाने में काम आता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी ईंधन की जो दक्षता है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके कैलोरी मान पे। किस पे? उसकी कैलोरी मान पे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बों में जस्ते की बजाय टिन की परत चढ़ेगी, क्योंकि टिन जस्ते की तुलना में कम क्रियाशील है, ठीक है। टिन की तुलना में जस्ता ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए फिर। भाई सारे क्वेश्चन जो हैं डेली बेसिस पे आपको ये सेट में करवा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 40 क्वेश्चंस के लिए एक 1500 क्वेश्चंस की हमारी PDF है जिसमें 1500 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो PDF जो है आपको 99 RS में मिल रही है। तो आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और क्योंकि 3 फरवरी तक ये आपको 99 में मिलने वाली है, ऐसे मान लो इससे जो है आपका सिंगल क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? भाई जो पहले से नहीं चलती आज, तो ड्रिप सिस्टम नया है, ड्रिप प्रणाली जो है वो आपकी नई है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं? भाई 2 होते हैं। 2 को क्या एक जोड़ा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक जोड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सटीक हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, मानव कान कान का स्वर्ण प्राश जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब इतनी ध्वनि अपन सुन सकते हैं। भाई 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी ना तो उसको बोल देते हैं अपन अपसर्व्य तरंगे। कैसे तरंगे? अपसर्व्य तरंगे। 20,000 से अधिक हो जाएगी तो उसको जो है पराश्रव्य तरंगे कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो लाल प्रकाश में जो है ना वो मैक्सिमम ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इसका। सॉरी, नीला प्रकाश इसका माना गया है। सटीक आंसर जो है वो नीला प्रकाश माना गया है ना, ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसमें आपको बताना है कि पेंसिल लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है पेंसिल बनाने में उपयोग होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है
कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर जो है 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। देखो प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना, तो ये इसका विलंब है। जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण ये 30 डिग्री के कोण पे आती है ना, तो ये 30 पे ही वापस जाती है, इसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। इसका क्या नाम होता है, परावर्तित किरण होता है, ये विलंब होता है। तो इन दोनों के बीच में 30 का एंगल ही बनेगा। ऑप्शन ए ही जो है वो इस क्वेश्चन का भी जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आहारनाल की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति। भाई जो आपकी ग्रास नली जो होती है, आहारनाल होती है, उसमें भोजन किस प्रकार से जाता है, कर्मानुकुंचन गति याद रखनी है। कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन गति होती है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है, उसमें आपको बताना है कि मनुष्य का कौन सा भाग बीपी को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करेगा। तो पोन्स, एक तो पोन्स होता है, मेडुला होता है और सेरिबेलम होता है। ऑप्शन सी सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। आपको बताना है कि सबसे कम जो घर्षण है वो किस में, तो रोलिंग घर्षण में सबसे कम घर्षण उत्पन्न होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 40 क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके, चाहे से आप पीआरटी की तैयारी कर रहे होगे 68 की, इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये पीडीएफ जिसको चाहिए 6376703831 इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सारे पेपर्स के जो भी क्वेश्चन है ना वो करवा दूंगा मैं, तो फिर आपको जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अब देखो उस टाइम जो है नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है, इसका सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन सी, साजी केवी जो है वो आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है कि जो आपका ओएनजीसी है इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है। आपको ये बताना है कि ओएनजीसी की जो आपकी अध्यक्ष है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है इसका आंसर माना गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, इटली की प्रधानमंत्री आपसे पूछी गई थी, 65 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसका सटीक आंसर रहेगा कौन, जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन बी सटीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, पांचवी जो बाघ गणना हुई है 2022 में, उसमें जो भारत में जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो 3167 बाघ है, कितने हैं, 3167। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है 70 क्वेश्चन तक अपन आएंगे और लगभग 67 पे अपन आ चुके हैं। 2022 की गणना बीज जो आपका बिपरजॉय था, अभी आपको पता है कि भाई चक्रवात था, लेकिन एक कैसा था चक्रवात था, तूफान मतलब कि समुद्री तूफान था, एक किस प्रकार का था। तो इसका सटीक आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में था ये। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है, ये करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 68 का जो है सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण योजना। क्या हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। और दोस्तों ये सारे जो TRE 2 में जो भी क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, जीके जीएस के डेली प्रत्येक पेपर आपको करवा दिया जाएगा। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल, भाई थावे महोत्सव जो 2023 हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सटीक आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर बिहार में। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की जो है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है, तो आपकी मैथिली ठाकुर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर के जो है ना 40 अपन ने जीके जीएस मैथ साइंस सारे अपन ने क्वेश्चन कवर कर लिए। कल दूसरा पेपर करवाऊंगा, डेली बेसिस पे रहेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल आपको पता लग जाएगा कि बीपीएससी जो है वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी जो है आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने आपको बता दिया है इन 40 क्वेश्चंस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप 1500 क्वेश्चंस के एक पीडीएफ है वो आप पढ़ के चले जाना, ये 40 क्वेश्चन करके आ जाओगे। वो पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। आपको जो है ये पीडीएफ जो है RS99 में प्राप्त होगी अभी 3 फरवरी तक, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर से जो है आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मैसेज कर दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी जो है अगला जो इसका सेशन है वो बिल्कुल अब अपना डेली बेसिस पे चलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है चैनल के साथ जुड़ जाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी जो क्लासेज हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।